बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का और आपके साथ हूं मैं राजीव। शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबरों से। दिल्ली सटे गाजियाबाद में अचानक भीषण आग लग गई। सियाहनी गेट इलाके में कबाड़ गोदाम में लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस भीषण आग की चपेट में कुछ दुकानें भी आ गईं। ये दुकान कबाड़ के गोदाम के पास ही बनी थी। आग लगने के दौरान गोदाम के अंदर से धमाके की भी आवाज सामने आई। बताया जा रहा है कि कबाड़ के ये गोदाम अवैध तरीके से बनाए गए थे। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने में घंटों लगे। दरअसल आग के रिहायशी इलाकों में भी फैलने की आशंका थी। थाने से सटे भिवंडी में कपड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही देखते आसमान को छूने लगी। कपड़े की गोदाम में लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग ने चारों ओर अफरा तफरी मचा दी। आग की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग जितनी तेजी से फैल रही थी उसे देखकर कल्याण, ठाणे और उल्लासनगर से दमकल की टीमों को बुलाया गया। गोदाम में ग्रे माल और कई गठान पड़े थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। दमकल की करीब 1.5 दर्जन गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद टीमों को बुलाया गया। गोदाम में ग्रे माल और कई गठान पड़े थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। दमकल की करीब 1.5 दर्जन गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये वजह साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों ने जमकर बवाल काटा। हंगामा करते हुए लोगों ने रेल की पटरियों पर खंभे डाल दिए। लोगों ने रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर घंटों हंगामा किया। ये हंगामा पैसेंजर ट्रेन के देर आने को लेकर शुरू हुआ। हंगामा करने वालों ने प्लेटफॉर्म पर लगी कुर्सियां उठाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। प्लेटफॉर्म पर जमकर तोड़फोड़ की। स्टाफ रूम को निशाना बनाया। हंगामा कर रहे मुसाफिरों ने आरोप लगाया कि शामली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन हर दिन देरी से आती है। कई बार अधिकारियों से कहने पर भी हालत नहीं सुधरी, जिसके बाद गुरुवार की रात मुसाफिरों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने आकर लाठीचार्ज किया तो हंगामा शांत हुआ। उधर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों ने जमकर हंगामा किया। शामली जाने वाली इस ट्रेन के लेट होने से गुस्साए मुसाफिरों ने करीब 3 घंटे तक इसे रोके रखा। लोग ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए, हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ भी लोगों का आरोप था कि ट्रेन गाए बगाए देरी से आती है। इसी से नाराज मुसाफिरों ने ट्रेन के आते ही बवाल शुरू कर दिया। ट्रेन पर हंगामा काट रहे लोगों का करीब 3 घंटे तक कब्जा रहा, लेकिन रेलवे प्रशासन खामोश रहा। हंगामे की वजह से बाकी के मुसाफिरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। सरिता विहार इलाके में अली गांव के रेड लाइट पर बेकाबू टाटा 407 ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मरने वाले शख्स का नाम शिवरतन शर्मा था, जो फरीदाबाद का रहने वाला था। दिल्ली के सदर बाजार से सामान की खरीदारी कर ये लोग बाइक से जा रहे थे। अली गांव रेड लाइट पर रुकते ही पीछे से आई टाटा 407 ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। इराकी वायुसेना ने इराक में आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले का फुटेज जारी किया। इसकी वायुसेना का दावा है कि आतंकियों के खिलाफ हमले में करीब 55 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। इराक के शहर मोसुल से अगवा हुए 40 लोगों के परिजनों ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ पीड़ित परिवार के लोग सुषमा से मिले। मैंने उनसे 2 ही बातें कही हैं कि जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर से दिल्ली पहुंचे पीड़ित परिवार के लोगों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया। सुषमा ने कहा कि सरकार अगवा हुए लोगों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सुषमा स्वराज ने कहा कि इराक में कार्यरत सभी संस्थाओं के जरिए अगवा हुए लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सुषमा ने पीड़ित परिवारों से कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें और सरकार पर भरोसा रखें। वहीं इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने कहा कि भारतीय नागरिकों को इराक से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार जल्द कूटनीतिक कदम उठाए। पत्र में यह भी कहा गया कि मोदी सरकार इस मसले पर जो भी फैसला लेगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इराक सरकार ने उस ठिकाने का पता कर लिया है जहां भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय इराक सरकार के लगातार संपर्क में है। We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि जब तक सभी भारतीय अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं, तब तक उन्हें सुरक्षित नहीं माना जा सकता। हालांकि इराक में 40 भारतीयों की रिहाई पर इराकी सरकार ने कहा कि सभी भारतीय
सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी रिहाई के लिए बचाव अभियान नहीं चलाया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक संकट पर चिंता भी जताई। ओबामा ने कहा कि अमेरिका इराक में शांति चाहता है, इराकी सेना का साथ देता रहेगा। ओबामा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ही अमेरिका सैनिक कार्रवाई करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि इराक के नागरिकों को ही अपनी समस्याओं का हल ढूंढना होगा। ओबामा ने कहा कि इराक में अमेरिकी सैनिकों को भेजना समस्या का हल नहीं है। हम अपने सैनिक भेजकर और खून नहीं बहाना चाहते। इराक की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। आतंकियों ने रिफाइनरी की चौकियों पर अपने काले झंडे लगा दिए। हालांकि इराकी सुरक्षा बलों के एक अधिकारी का कहना है कि रिफाइनरी अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। इराक में बंधक बनाए गए 40 भारतीयों और संकट में फंसे हजारों लोगों के लिए पंजाब के अमृतसर में प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पंजाब के कई गांवों के लोग इराक में अगवा हुए हैं। इनमें बटाला का कुलजीत सिंह भी है, जिसकी सलामती के लिए घर वाले दुआ मांग रहे हैं। जालंधर की ज्ञान कौर भी अपने पति बलवंत राय के लिए फिक्रमंद है, तो कपूरथला के गुरविंदर सिंह का परिवार भी परेशान है। पंजाब के होशियारपुर जिले के जैतपुर में गुरदीप सिंह के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गुरदीप की मां का कहना है कि इराक में रह रहे उसके बेटे से उसका कई दिनों से संपर्क नहीं है। यूपी के मऊ से भी कई छात्र इराक में फंसे हुए हैं। एक हफ्ते पहले इन छात्रों से घरवालों की बातचीत हुई थी। इसके बाद इनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। घरवाले बस इंतजार में है कि किसी तरह उनके बच्चे वापस आ जाए। यूपी के जौनपुर में शिया समुदाय के लोगों ने इराक में भारतीयों को अगवा किए जाने का विरोध किया। धर्मगुरुओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस जुलूस में बड़ी संख्या में शिया महिलाएं भी शामिल हुई। इन महिलाओं ने इराक में फंसे भारतीयों की सकुशल रिहाई की अपील की। साथ ही आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में एक जलसे का आयोजन किया गया। इस दौरान कई शिया धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार से इराक में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की। धर्मगुरुओं ने दहशतगर्दों की जमकर बखिया उधेड़ी। लखनऊ का एक परिवार इराक में मुश्किल हालात के बीच जान बचाकर वापस लौटा है। इन लोगों ने इराक के खौफनाक हालात बयान किए। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जिनकी जान वहां दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड सरकार बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन के सचिव प्रजापति द्विवेदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की मंशा जता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की आधा दर्जन कमेटियों का पुनर्गठन किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी 6 कमेटियों में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद 4, अरुण जेटली 5 और सुषमा स्वराज 3 कमेटियों में शामिल है। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। वहीं सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को रखा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन में राजनाथ के अलावा जेटली, वेंकैया नायडू और गडकरी को शामिल किया गया है। आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी में पीएम के अलावा राजनाथ, सुषमा, जेटली, गडकरी, वेंकैया नायडू, गौड़ा, रविशंकर, गजपति राजू, बादल और राधा मोहन सिंह को रखा गया। संसदीय कार्यों के बारे में बनी कैबिनेट कमेटी में राजनाथ के अलावा सुषमा, जेटली, वेंकैया, पासवान और रविशंकर प्रसाद होंगे। राजनीतिक मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री राजनाथ, सुषमा, जेटली, वेंकैया नायडू, गडकरी, पासवान, गजपति राजू, अनंत गीते और हरसिमरत कौर बादल को रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में करीब 20 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, जिनमें आधे कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश से एक चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं राजस्थान से 2 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना से भी 2 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। देश के विकास की रूपरेखा तय करने वाले योजना आयोग को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलवालिया कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार योजना आयोग को बहाल नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही केंद्र सरकार इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। 15 मार्च 1950 को बने योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम अधिकारियों का साथ ही उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगर सरकार आयोग को भंग करने का फैसला लेती है तो मनमोहन सिंह इसके अंतिम अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा, महाराष्ट्र और असम के मुख्यमंत्री बदल सकती है। साथ ही कई राज्यों के अध्यक्ष और AICC में भी बदलाव मुमकिन है। लोकसभा चुनाव में करारी हार का खामियाजा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चुकाना पड़ सकता है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस आलाकमान सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को हटाने की तैयारी में है और बजट सत्र से पहले उन्हें हटाया जा सकता है।
सूत्रों से यह भी खबर है कि पृथ्वीराज चौहान की जगह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे को कमान सौंपी जा सकती है। शिंदे फिलहाल इलाज के लिए अमेरिका में है और खबर है कि उन्हें जल्द देश वापस लौटने को कहा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में सुशील कुमार शिंदे के अलावा राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट और कृषि मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल का नाम भी चल रहा है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए के सीएम उद्धव ठाकरे ही होंगे। पार्टी ने उद्धव को सीएम पद का उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पार्टी बैठक में कहा कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटें जीतनी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तरह मेहनत करनी होगी। आदित्य ने शिव सैनिकों को सोशल साइट से भी जुड़ने को कहा। यूपी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, विधानसभा में बजट पेश करेंगे। विरोधियों के कल के रुख को देखते हुए सदन में आज भी हंगामे के आसार है। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज की। जेडीयू प्रत्याशी गुलाम रसूल बलियावी ने निर्दलीय प्रत्याशी साबिर अली को और पवन वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी अनिल शर्मा को हराया। जेडीयू के किस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की? कांग्रेस और आरजेडी के भी 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी के दोनों उम्मीदवार गुलाम रसूल और पवन वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। पटना विधानसभा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ। वोटिंग के लिए लाइन में खड़े बीजेपी और जेडीयू विधायकों के बीच इस दौरान कहासुनी भी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने विभाग में सभी कामकाज हिंदी में करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने विभाग में करने वाले सभी लोगों से कहा है कि अगर हिंदी नहीं आती है तो सीख लें। सोशल मीडिया में भी हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही गई। हिंदी में कामकाज करने के गृह मंत्रालय के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। इस फैसले का डीएमके ने खुलकर विरोध किया। डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने कहा कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे बढ़ावा देने की बात कही है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी रेप केस में फंसे अपने मंत्री निहाल चंद मेघवाल के समर्थन में उतर आई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निहाल चंद को इस मामले में फंसाया जा रहा है और उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। रेप के आरोपों में फंसे मोदी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन हुआ। एनएसयूआई के छात्रों ने मेघवाल की बर्खास्तगी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खुद रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पर बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में इराक संकट, महंगाई से लेकर सभी अहम मुद्दों पर सरकार और पार्टी का स्टैंड कैसे रखना है, इसकी जानकारी दी गई। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। पटनायक पर भी इस्तीफे का दबाव है। हालांकि राजनाथ से मुलाकात के बाद जेबी पटनायक ने कहा कि इस्तीफे को लेकर गृह मंत्री से कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को गुजरात का राज्यपाल बनाया जा सकता है। गुजरात की मौजूदा राज्यपाल कमला बेनीवाल पर भी केंद्र ने इस्तीफे का दबाव बनाया हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को भी राज्यपाल बनाने की तैयारी है। सूत्रों से खबर है कि केशुभाई पटेल को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। पीएमओ ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के सभी सदस्यों के इस्तीफे मांगे हैं। गृह सचिव ने एनडीएमए सदस्यों को फोन कर उनसे इस्तीफा देने को कहा। एनडीएमए में कुल 8 सदस्य और 1 वाइस चेयरमैन है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। बादल ने पंजाब में एम्स खोलने की मांग की है और इसके लिए जालंधर के पास 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की बात भी कही। बादल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। उन्होंने अमृतसर को विकसित सिटी बनाने की मांग की, जिस पर वेंकैया ने पूरी मदद का भरोसा दिया। दौरान एक बार फिर से रेल किराए और माल भाड़े के बढ़ोतरी के संकेत दिए। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में विदेशी निवेश की जरूरत है। इसी महीने में उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी हफ्ते में इसकी शुरुआत करेंगे। मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी में बीएमसी आज से अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू करेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के चलते भागीरथी, भिलंगाना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी इस समय 1102 मीटर के खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है। भागीरथी का बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहाँ के लोग डरे सहमे हैं। उनके जहन में बीते साल आए सैलाब की यादें ताजा हो गई। भागीरथी नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते नदी के किनारे बने घाट पूरी तरह डूब गए। महंगाई पर जमाखोरों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। गाजीपुर सब्जी मंडी में पुलिस ने प्याज की कालाबाजारी रोकने के लिए छापा मारा। कालाधन जमा करने के लिए सुरक्षित माने जाने वाले स्विट्जरलैंड के बैंकों में 1 साल के दौरान भारतीयों की ओर से जमा धनराशि में 40% का इजाफा हुआ।
IIT JEE एडवांस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। राजस्थान के चित्रांग मुदिया ने इस परीक्षा में टॉप किया। बिहार में IIT JEE की तैयारी कराने वाले संस्थान अभयानंद सुपर 30 को चलाने वाले DGP अभयानंद ने अपने संस्थान के 102 बच्चों के बाजी मारने पर खुशी जाहिर की। किंग्स 11 पंजाब के मार्केट प्रीति जिंटा आज अमेरिका से वापस मुंबई लौटेंगी। प्रीति के मुंबई लौटने पर मुंबई पुलिस दोबारा बयान दर्ज कर सकती है। उधर नैस वाडिया के पिता नस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इंटेलिजेंस के जरिए यहां आतंकियों के घुसने की खबर मिली थी। यूपी के चर्चित गैंगरेप केस में आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मंजूरी CBI को मिल गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई लूटपाट की वारदात को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी में प्रशासन जोर शोर से जुटा है। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली नहीं मिलने से नाराज लोगों ने टीएम आवास का घेराव किया। टीएम आवास का घेराव करने की सूचना मिलते ही प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। कर्नाटक के बीजापुर में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची को बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने पुशअप करने में अनोखा रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट के अंदर उसने 164 पुशअप कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इलाहाबाद में एक दरोगा पर बीच सड़क पर हमला हुआ। दारोगा जीवन पाल चौकसी बरत रहे थे। उसी वक्त हाथ में चापड़ लिए एक बदमाश पहुंचा और ताबड़तोड़ हमले कर दिया। गंभीर रूप से घायल दारोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया।